नमस्कार आप सभी का। मैं नेहा दिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 8। 7 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं, जिनमें हमने संधि क्या होती है, संधि के भेद और स्वर संधि के जितने भी उपभेद हैं पांचों, वो हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यंजन संधि। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो जा कर के चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। संधि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उनमें 99% एग्ज़ाम्स में संधि आपसे पूछी ही जाती है, संधि या संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये चाहे आपके पुलिस के एग्ज़ाम्स हों, चाहे टीचिंग के एग्ज़ाम्स रहे हों, या एसएससी के एग्ज़ाम्स हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, या आपके पैट सेट, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन पीसीएस में भी पूछी जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। और कोई भी क्वेरीज हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि कहाँ होती है? जब दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है या कोई संधि बनती है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, यानी दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर के मेल को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जब कोई व्यंजन और स्वर एक साथ मिलते हैं तो एक ध्वनि का विकार उत्पन्न होता है जिसे संधि कहा जाता है। और जब ये व्यंजन और स्वर का मेल या व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है तो ये व्यंजन संधि होता है। जैसे पिछले में हमने पढ़ा था, यदि स्वर का स्वर के साथ में मेल होता है तो वो स्वर संधि होता है। ठीक है, और यदि दो शब्दों के मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है या कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पे संधि ना होकर के संयोग होता है। ये हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके कुछ नियम हैं व्यंजन संधि के, देख लेते हैं नियम। तो सबसे पहला नियम है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आ जाता है तो उसके यानी व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा अक्षर यानी तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे क वर्ग का कोई भी हमने वर्ण लिया तो क वर्ग में कौन कौन से होते हैं शब्द? क, ख, ग, घ, अड़। ठीक है, ये 5 जो वर्ण होते हैं ये क वर्ग में आते हैं। ठीक इसी तरह से च वर्ग में च, छ, ज, झ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ण जो होता है। फिर त वर्ग में आते हैं आपके त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इस तरीके से जो वर्णों के जो वर्ग हैं, व्यंजनों के जो वर्ग हैं, ठीक है, उस वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, जैसे क वर्ग के क शब्द या वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आ जाता है तो उस व्यंजन के स्थान पर यानी क के स्थान पर उसी वर्ण का उसी वर्ग का, ठीक है, ये यहाँ पे वर्ण नहीं, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी ग या फिर ज आ जाएगा। अगर च वर्ग का कोई शब्द है, ठीक है, कोई वर्ण है आपको मिलता है, यानी च, छ, ज, झ। ठीक है, ये वाली जो च वर्ग होता है, यहाँ अगर च आपका वर्ण है और च वर्ण के सामने कोई स्वर आ जाता है तो उसके व्यंजन के स्थान पर यानी च के स्थान पर तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ये इसका नियम है। अब इसको उदाहरण के जरिए हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे क के सामने यदि अ आ जाता है तो क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण यानी ग बन जाएगा। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे दिक मतलब दिशा प्लस अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। तो दिक को जब अंबर से जोड़ा जाता है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि। उसमें दूसरे शब्द का प्रथम जो ध्वनि है कि प्रथम ध्वनि क्या है? अ। ठीक है, यहाँ पे क और ए का जब संयोग किया जाता है, जब जोड़ा जाता है तो ये ध्वनि बनती है ग। ठीक है, तो ये परिवर्तित हो जाता है दिगंबर में। अगला उदाहरण देखते हैं। दिक जमा अंत, तो दिक क और ए मिलकर के दिग बनते हैं और ये बन जाता है दिगंत। उसके बाद में अक और अंचल, ठीक है, तो ये हगंचल बन जाता है। वाक और अर्थ मिलकर के बन जाता है वागर्थ। ठीक है, वाक और अर्थ मिलकर के क्या बन जाता है? वागर्थ। इसके अगले कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे क प्लस ई, ठीक है, क
प्लस ई में जब जोड़ा जाता है, यानी ई अगर स्वर ध्वनि आ जाती है, ये तो था ए ध्वनि, यदि ध्वनि यहाँ पे परिवर्तित होकर के स्वर ध्वनि ई आ जाती है तब क्या होगा? तो ये शब्द हमने देखा था कि प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई स्वर आ जाता है तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? क ख ग, तो ग में परिवर्तित हुआ। यहाँ पे ई स्वर में मात्रा बड़ी ई की है तो ग के बाद में भी मात्रा बड़ी ई की होगी, तो वाक यानी वाणी जमा ईस जब किया जाएगा तो वागीस बन जाएगा, अर्थात बृहस्पति। इसी तरीके से वाक और ईश्वरी मिलकर के वागेश्वरी बन जाता है, जो सरस्वती जी का नाम है। क और ए यानी ए की एनक वाली अगर मात्रा है तो भी ये ग में परिवर्तित होगा, और मात्रा यहाँ पर आई की एनक यानी दो मात्राएं लग जाएंगी और ये बन जाएगा प्राक। और ऐतिहासिक को जब जोड़ा जाता है तो क और ए ध्वनि है, स्वर ध्वनि, ये परिवर्तित होगा ग में और मात्रा यहाँ पर दो आ जाएंगी और ये परिवर्तित हो जाएगा प्रागैतिहासिक। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे अगर च वर्ग की ध्वनि है, ठीक है, अगर ये च वर्ग की ध्वनि है तो ये ज में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तीसरा शब्द च छ ज, तो अच एक हमारा शब्द है, ये हस स्वर है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और अंत तो ये बन जाता अजंत। नीच प्रत्यय है एक और अंत इसमें जोड़ा जाता है तो नीचंत बन जाता है। जैसे ट एक वर्ग है, ट वर्ग में ट के सामने यदि ए ध्वनि आ जाती है, विराट और आकार, तो क्या बन जाता है? विराट आकार। विराट प्लस रूप, विराट रूप। ठीक है, विराट रूप, विराट और आयोजन मिलकर के विराट आयोजन बन जाता है, और षट और अंग मिलकर के षडंग बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये ग। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, तय में यदि ए जुड़ जाता है, जैसे तय वर्ग है और उसके बाद में अगर स्वर ध्वनि आती है तो उसी का तीसरा वर्ण त थ द, त थ और द, तीसरा वर्ण क्या आ जाता है? द की दवात यानी द। और चित्त, यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, चित्त मतलब जो हृदय होते हैं, चेतना प्लस अणु, और चित्त प्लस अणु मिलकर के क्या बन जाता है? चिदाणु। ठीक है, जगत प्लस अम्बा मिलकर के बनता है जगदम्बा, क्योंकि तय के बाद में जब तीसरा स्वर मतलब स्वर संधि आती है तो तीसरे वर्ण में बदल जाता है और ये होता है द, तो यहाँ पे बन गया जगदम्बा। महत प्लस अर्थ बन करके महद अर्थ बन गया। इसी तरीके से जब अगर आ स्वर ध्वनि है तो वर्ण तो द में ही परिवर्तित होगा, केवल उसके सामने आ की मात्रा लग जाएगी। उदाहरण देखते हैं, चित्त और आकाश मिलकर के, तो तय ध्वनि हमारी द ध्वनि में परिवर्तित होगी, और आकाश का यहाँ पे आ जो स्वर जोड़ा है उसकी मात्रा आ, और काश जो पीछे बचा वही जो, तो बन गया चिदाकाश। अगला देखते हैं, जगत आचार्य, तय बदल गया द में और आ की मात्रा और आचार्य यानी जगत आचार्य। जगत आत्मा बदल जाएगा जगत आत्मा। जगत आनंद, तो ये बन जाएगा जगद आनंद, जगदानंद। ठीक है, जगत आलोक, जगदालोक। ठीक है, जगत गति, दो शब्द हैं तो ये बन गया जगत गति। अगर ई ध्वनि आती है तो शब्द हमारा जाएगा द में ही और मात्रा लग जाएगी छोटी ई की, जैसे महत और इच्छा, तो तय बदल गया द में, ई की मात्रा और महद इच्छा बन जाएगा। सत और इच्छा बन करके सदिच्छा बन जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जैसे प वर्ग के सामने यदि स्वर ध्वनि आती है तो तीसरा वर्ण क्या हो जाता? प फ ब। ठीक है, प फ और ब। तो यदि प के सामने यानी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि स्वर ध्वनि आती है तो वो तीसरे वर्ण में यानी ब में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सुप प्लस अंत बनकर के सुबंत बन जाता है। ठीक है, टीप और अंत मिलकर के तिबंत बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला नियम था। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र व हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी जैसे क वर्ग के हैं, प्रथम वर्ण में कौन सा आता है? क। च वर्ग में प्रथम वर्ण च, त वर्ग में त, ट वर्ग में ट, प वर्ग में प। ये सारे के सारे आपके प्रथम वर्ण हैं। इन वर्णों के सामने यदि तीसरा वर्ण, जैसे क के सामने यदि आ जाता है ग, उसके बाद में
च के सामने च छ ज और जय आ जाता है या झ आ जाता है, क्योंकि तीसरा या चौथा बोला है तो ग या घ, या फिर च के सामने ज या झ, त के सामने त थ द या ध आ जाता है, ट के बाद में ट ठ ड का डमरू, ठीक है, या ढ का ढक्कन आ जाता है। प के बाद में यदि प फ ब, ठीक है, तीसरा वर्ण क्या होता है, प फ ब भ, यानी ब या भय आ जाता है, ब का भालू, ठीक है। ये यदि शब्द आ जाते हैं या फिर इनके सामने य र या व आ जाते हैं तो प्रथम वर्ण के स्थान पर यानी क च त ट प, इन सभी वर्णों के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग ज द ड ब। ये सारे के सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरणों के जरिए शायद आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यदि क के सामने ग आ जाता है, ठीक है, तो जैसे उदाहरण है तिर्यक जमा गति, तो तिर्यक है, क किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में ग बन जाएगा, तो ये बन जाएगा तिर्यक गति। अब कैसे बदलेगा ये देख लेना है, यहाँ पे क का तो बदल जाएगा ग, ठीक है, क किस में बदल जाएगा, ग में, क्योंकि इसके ये आधा है तो ये आधे में जाएगा, और पीछे पूरा ग है तो वो रहेगा, तो ये दो ग बन जाएंगे, तिर्यक गति। अगला है दिक प्लस गज बन करके क किस में जाएगा, ग में परिवर्तित होगा, और अगला गज का तो ये है तो ये बन जाता है दिग्गज। अगला दिक प्लस गजेंद्र, तो दिग्गजेंद्र या दिग्गजेंद्र, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यदि क के सामने जय ध्वनि आ जाती है तो हमने बताया कि तीसरे शब्द में बदलेगा, तो तीसरा है ग, तो ग कै परिवर्तित होता है ग में, जुड़ा क्या शब्द है या वर्ण है जय, तो गज बन जाएगा। जैसे दिक प्लस ज्ञान तो दिक ज्ञान बन जाएगा। वाक प्लस जाल तो वाग जाल, वाक और जड़ता तो कै ग में बढ़ता है, कै में बदल जाता है, आधा हो जाएगा, और जड़ता तो वाग जड़ता। सम्यक यानी उपयुक्त का किस में बदलेगा, ग में बदलेगा। और यहाँ पे जो कै के नीचे आपको एक हलंत दिखेगा, इसका अर्थ ये है कि यहाँ जो कै ध्वनि है वो व्यंजन ध्वनि है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा है। यदि कै को ऐसे लिखा जाता है तो इसका अर्थ है इस कै में ए जो स्वर ध्वनि है उसको जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये केवल यहाँ पे व्यंजन ध्वनि है। तो सम्यक प्लस ज्ञान बन गया सम्यक ज्ञान। क में यदि द जुड़ जाता है तो यहाँ पे भी उदाहरण है दिक दर्शन, दिक दिगंत, ठीक है, तो दिगंत, और वाक प्लस दंड मिलकर बन जाता है वागदंड, ठीक है। ये उदाहरण आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गए होंगे। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, अगला जो उदाहरण है हमारा, जैसे तय में यदि द जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तय वर्ग है हमारा, अगर उसमें द जुड़ता है यानी तीसरा वर्ण अगर जुड़ जाता है, तीसरा या चौथा वर्ण, ठीक है, तो जगत और जमा देव बन करके क्या बन जाता है, जगदेव। पोत द्वार मिलकर के पोत द्वार, ठीक है, यहाँ पे द में जाएगा, ये इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, द में जाएगा पोतदार, ठीक है, ऐसे जाएगा ये। तय में अगर ध जुड़ जाता है, चौथा वर्ण आ जाता है, तब कैसे बदलेगा ये, तो भगवत, तय किस में बदला, द में, ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा, द में जाएगा। और ध्यान तो भगवत ध्यान। विद्युत धारा तो द, और फिर तय किस में बदल जाता है, यहाँ पे द में, अगला ध यहाँ पे आ गया आरा, विद्युत धारा। विद्युत ध्वज तो विद्युत का किस में बदल जाएगा, विद्युत द में बदलेगा, तो विद्युत ध्वज बन जाएगा। अगला देखते हैं हम, तय में यदि ब जुड़ जाता है तो ये क्या बदल जाता है, द और ब बन जाता है, तो सद बुद्धि बन जाएगा। त में यदि भ जुड़ जाता है तो भी तीसरा शब्द द में जाएगा और उसके सामने भ जुड़ जाएगा, तो भगवत गीता बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कुछ उदाहरण और, यहाँ पे ये उदाहरण है, एक मिनट, यहाँ पे ये ग जोड़ा गया है, ठीक है, तो तय में यदि ग जुड़ता है तब भी किस में जाएगा, तीसरा वर्ण जुड़ा ना यहाँ पे, ठीक है, तो तीसरे में जाएगा, भगवत गीता बन जाएगा। पै पे यदि जय जुड़ जाता है तो पै किस में बदल जाएगा, प फ ब, और फिर उसके सामने जय जुड़ जाएगा, ठीक है। अप यानी पानी के लिए जय तो अब्ज बन जाता है।
प में यदि द जोड़ा जाता है तो बद यानी अब पानी प्लस द बन जाता, अब्द बन जाएगा, बादल वर्षा के लिए होता है। और ध अगर जुड़ जाता है तो भी प किस में परिवर्तित होगा, प परिवर्तित होगा आपका ब में ही, और उसके साथ में ध जुड़ जाएगा और ये शब्द बन जाएगा अप प्लस धी बन करके अवधि। आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है, यदि अनुस्वार के बाद में स्वर होगा तो अनुस्वार जो है वो आपका मैं में बदल जाएगा। ठीक है, यदि अनुस्वार के बाद में कोई स्वर आता है तो अनुस्वार मैं में बदल जाएगा, लेकिन अनुस्वार के बाद में यदि य र ल व श या स आते हों तो अनुस्वार नहीं बदलेगा। देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे सम प्लस आचार बन करके यहाँ पे हम देखते हैं स्वर ध्वनि आई है तो ये सम के बाद में क्या बन जाएगा, समाचार, मैं ध्वनि जुड़ जाएगी। एवं प्लस अस्तु बन करके मैं में बदलेगा, और ये जहाँ पे अनुस्वार जो ध्वनि है वो मैं में परिवर्तित हो जाएगी और लिखा जाएगा एवं अस्तु। स्वयं एव तो स्वयं मेव बन जाएगा, स्वयं मेव। ठीक है, एव नहीं रह करके किस में बदल जाएगा, स्वयं मेव बन जाएगा। अब जैसे यदि इसके सामने य र ल व श और श है तब क्या होगा, ठीक है, स और यहाँ पे है भी लिख लीजिए। जैसे सन प्लस हार बन करके संहार होगा, सन प्लस योग बन करके संयोग बन जाएगा। यानी य र ल व श है, ये अगर ध्वनियाँ आती हैं किसी भी अनुस्वार के बाद में तो अनुस्वार नहीं बदलता है। इसके अलावा कोई भी स्वर ध्वनि यदि आ जाती है, ए आ ई उ, ये जो 11 हमने स्वर पढ़े हैं, ठीक है, वो अगर ध्वनियाँ आती हैं तो आपका किस में बदल जाएगा, तो आपका जो अनुस्वार है वो मैं में बदल जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे किसी भी वर्ण का 5वां वर्ग होगा तो प्रथम वर्ण भी अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण जैसे क है, इस प्रथम वर्ण के आगे किसी भी वर्ण का 5वां अक्षर, जैसे आपके सामने आ गया ट वर्ग का या, ठीक है, ट च छ ज झ या, च वर्ग का आ गया या फिर आपके सामने च वर्ग के सामने आ गया त थ द ध न 5वां वर्ग। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ गया है तो, ठीक है, तब क्या होगा, तो प्रथम वर्ण भी, ये क भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण यानी अंग में परिवर्तित हो जाएगा, क ख ग घ ड़, ठीक है, च छ ज झ या, तो पंचम वर्ण यहाँ पे किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन नियमों को थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा। जैसे वाक प्लस मैं, ठीक है, वाक और मैं बन करके क्या बन जाता है, वांगमय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ख ग घ। जगतनाथ तय किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण त थ द ध न, 5वां वर्ण कौन सा बनता है, न, तो जगत का जो तय है वो हट करके न में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। अगला देखते हैं, उत प्लस मत, उत यहाँ पे त थ द ध न किस में बदल जाएगा, तय न में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प वर्ग का 5वां वर्ण मैं जुड़ा है। प फ ब भ म, तो प वर्ग का जब 5वां वर्ण इसके सामने जुड़ा तो तय परिवर्तित हो गया, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण यानी त थ द ध न में बदल जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, षट मास, तो षट यहाँ पे ट वर्ग है का पहला वर्ण क्या है, ट, और उसके बाद में मास, मास कौन सा शब्द है, मास है प फ ब भ म, प वर्ग का पंचम वर्ण है। तो जब इस ट के सामने ये पंचम वर्ण आता है तो ट भी अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण यानी ट ठ ड ढ अण, ये इसमें बदल जाएगा और ये बन जाता है षण मास। अब प्लस में यानी प वर्ग का पहला वर्ण और म, प फ ब भ म, पंचम वर्ण इसके सामने आया तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण यानी मैं में बदल गया और शब्द बन गया अम्य। ठीक है, तो ये संधि का हो गए आपके 4 नियम। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है, यदि हर्षव स्वर के सामने, हर्षव स्वर कौन से होते हैं, जो छोटे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था
ई की जो मात्रा है, ये वाला ऊ है, ये सारे के सारे कैसे स्वर हैं, ये हर्षव स्वर ध्वनि में आते हैं और इनकी दीर्घ ध्वनि ये हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यदि इस हर्षव स्वर के सामने यदि छ आ जाता है, छतरी वाला छ आ जाता है, तो बीच में च का आगम अपने आप हो जाता है, यानी अपने आप इसमें च जोड़ दिया जाएगा। जैसे परी प्लस छेद जब जोड़ा जाता है तो ई ध्वनि है। ई कैसी ध्वनि है, यहाँ पे जो हर्षव स्वर ध्वनि या छोटी ध्वनि है, इसके सामने जब छ जोड़ा तो ये शब्द बन गया हमारा ये परिच्छेद। अगला आच्छादन। ठीक है, आ और छादन, यहाँ पे आ ध्वनि है। ठीक है, इसके सामने जब हमने छा जोड़ा तो इसके सामने ये बन गया कैसा, आच्छादन। अगला वी ई जो हमारा हर्षव स्वर ध्वनि, इसमें जब हमने छ जोड़ा तो ये बन गया हमारा वी प्लस छेद विच्छेद। अगला सव और छंद। सव में हमारी ए ध्वनि है। ठीक है, ये ए हमारी हर्षव स्वर ध्वनि है। जब इसमें छंद जोड़ा गया, इसमें छ जोड़ा गया तो ये भी च और छ में परिवर्तित हो गया, तो शब्द बन गया सवछंद। अगला है वृक्ष छाया। वृक्ष में हम देखते हैं जब आप पूरा बोलोगे तो अक्षर के पीछे यहाँ पे हमें दिखाई देता है ए ध्वनि, वृक्ष अ। उसमें जब हमने छाया जोड़ा तो हमारा शब्द परिवर्तित हो गया च और छ ध्वनि में और ये बन गया वृक्ष छाया। अगला नियम देख लेते हैं और ये आज का आखिरी नियम है। मैं के बाद में यदि कै से लेकर के मैं तक के कोई भी वर्ण आ जाते हैं, प फ ब भ म, जो हमने पढ़ा है ना, मैं, इस मैं के बाद में कै से लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण आ जाता है तो मैं के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का पंचम वर्ण। और यदि बाद में कोई अन्य व्यंजन जैसे य र ल व श श है, अक्षत्र अज्ञ, यदि ये होते हैं तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। अर्थात कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आता है तो पंचम वर्ण, और यदि इसके अलावा कोई य र ल व श श है, क्षेत्र अज्ञ आते हैं तो मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में। इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे सम प्लस गति, यहाँ मैं के सामने क ख ग आ गया ग, तो ये बन जाता है इस कौन से शब्द का, इस ग का पंचम वर्ग क्या है, अंग, तो ये बन जाता है संगति। अगला देखते हैं सम प्लस ताप। इस मैं के सामने तय वर्ग आया तो तय वर्ग का अक्षर आ गया, क से लेकर मैं तक के बीच में ये तय पड़ता है, तो ये इसी वर्ग का पंचम अक्षर त थ द ध न में परिवर्तित हो गया, तो शब्द बन गया आपका संताप। मैं के बाद में यदि ये आ जाता है तो सम प्लस यम, तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और स के ऊपर अंकी बिंदी और पीछे आपका लग जाएगा यम, तो संयम। उसके बाद में सम और संसार। यदि मैं के बाद में य र ल व श स है, अक्षत्र अज्ञ, ये सभी शब्द आते हैं तो अनुस्वार ही रहेगा। मैं किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में, तो सम प्लस सा। यहाँ पे सम मैं की जगह में अंकी बिंदी आ जाएगी। ठीक है, ये अनुस्वार बन गया आपका और पीछे का सार आपका ऐसे ही रहेगा, तो शब्द बन गया आपका संसार। ये थे 6 नियम व्यंजन संधि के। अगली क्लास में हम अगले नियम पढ़ेंगे। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।